हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 5वां अध्याय मिठाई वाला पढ़ रहे थे। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब आश्चर्यचकित या हैरान। अप्रतिभ क्या होता है? आश्चर्यचकित या हैरान। एकदम से हैरान हो उठा। क्यों हो उठा हैरान? विजय बाबू की बात सुनकर कि सबको आप देते तो 2-2 पैसे में है, लेकिन एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हैं कि सबको 3 पैसे में दी है, मैं सिर्फ आपको ही 2 पैसे में दे रहा हूँ। तो यह बात सुनकर मुरली वाला हैरान हो जाता है। बोला, आपको क्या मालूम बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? तो मुरली वाले ने क्या कहा कि बाबूजी आपको नहीं पता कि इनकी असली लागत क्या है, ठीक है, कि ये सच में ही कितने पैसे में मिलती है। यह तो ग्राहकों का पुराना दस्तूर होता है, ठीक है। ग्राहक कौन होता है? खरीदने वाला। तो क्या कह रहा है कि यह तो ग्राहकों का पुराना दस्तूर, परंपरा। दस्तूर क्या होता है? परंपरा या रिवाज। क्या होता है? परंपरा या रिवाज। तो ग्राहकों की आदत होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक तो यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, ठीक है। फिर आप भला काहे को विश्वास करेंगे? तो फिर आप कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि ग्राहकों की आदत होती है पैसे कम करवाने की और ये कहने की कि दुकानदार हमें लूट रहा है। पर सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। मुरली वाले ने कहा कि अगर बाबूजी आप सच पूछना चाहते हैं तो असली दाम इस मुरली का 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मतलब आप अगर कहीं और से भी खरीदोगे ना तो कोई आपको 2 पैसे में नहीं देगा। मैंने तो पूरी 1000 मुरली बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, लेकिन मैंने तो इकट्ठी ही 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, इसलिए मुझे ये सस्ती पड़ गई है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। तो विजय बाबू ने कहा कि ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता रहूं, जल्दी से 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के अंदर पहुंच गए। उसने 2 मुरलियाँ खरीदी, पैसे दिए और मकान में पहुंच गए। वापिस अपने घर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में अपनी मुरलियाँ बेचता। उन बच्चों के झुंड में मुरली वाला अपनी मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, कई रंगों की मुरलियाँ थी। बच्चे जो भी रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। बच्चे जिस भी रंग की मुरली को पसंद करते, मुरली वाला वो ही मुरली उन्हें निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। अरे राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको हम वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी नहीं चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने यह पहले ही निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक प्रकार से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अपनी अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार ज़रूर मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे, वापस लो। अब ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो, मैंने ठीक तरकीब बताई ना। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तो ये सारी बातें उन बच्चों और मुरली वाले के बीच की हैं, जब वो मुरली वाला बच्चों के झुंड के बीच कई देर तक मुरलियाँ बेच रहा था। तो किसी को पैसे नहीं मिले, किसी की अम्मा ने पैसे नहीं दिए। तो ये सारी बातें उन बच्चों और मुरली वाले के बीच की हैं।
इस प्रकार मुरली वाला मुरली बेचकर आगे की ओर बढ़ गया। आगे देखते हैं। आज अपने घर में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। और रोहिणी कौन थी? चुन्नू और मुन्नू की अम्मा थी, और वो आज सारी बातें घर में बैठकर सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, ठीक है, आज भी उसने सोचा बच्चों के साथ इतने अधिक प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी भी नहीं आया। ठीक है, जिसको पैसे मिले तो भी ठीक, पैसे नहीं मिले तो भी उसको दे दी, जैसी वो मांग रहा था वैसी ही दे दी, और बहुत प्यार से बातें कर रहा था। तो रोहिणी वाले ने सोचा कि आज तक मैंने तो ऐसे फेरी वाले को नहीं देखा जो इतने प्यार से बच्चों से बात, फिर वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है। सौदा मतलब सामान। फिर वह जो भी सामान लाता है वो भी कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। भला मतलब कोई अच्छा भला आदमी सज्जन व्यक्ति ही जान पड़ता है। वक्त की बात है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह दर दर मारा मारा फिरता है, कि समय की बात है जो इस तरह भटक रहा है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, मतलब भूखे पेट व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कौन सोच रही थी? रोहिणी। इसी समय मुरली वाले का वह क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। फिर रोहिणी जिस समय सोच रही थी उसी समय मुरली वाले का क्षीण मतलब कमजोर स्वर दूसरी पास की गली में भी सुनाई दिया। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है इसका, कि कितना मीठा गला है, कितनी मधुर आवाज़ में यह गाता है। कई दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और बच्चों के प्रति उसकी वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। तो कई दिनों तक रोहिणी के मन में ये बातें चलती रही कि कितना मधुर गीत है उसका, और बच्चों से कितने प्यार भरे स्वर में बातें करता है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती चली गई। मतलब 2-3 महीने बीत गए और वह मुरली वाला दोबारा न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति मतलब याद, ठीक है, स्मृति मतलब याद भी क्षीण होती चली गई, क्षीण कमज़ोर। फिर कई महीने बीत गए और रोहिणी उस मुरली वाले को भूल गई। धीरे धीरे उसकी याद कमज़ोर होने 8 मास बाद, 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी नहाकर मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित अपने केश राशि सुखा रही थी। सर्दी के दिन थे और रोहिणी नहाकर मकान की छत पर, आजानुलंबित मतलब घुटने तक लंबे, ठीक है। आजानुलंबित क्या होते हैं? घुटने तक लंबे अपने केश राशि बाल, केश क्या होते हैं? बाल, बालों को सुखा रही थी। तभी नीचे की गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर से उनकी आवाज़ सुनाई दी और अब की बार क्या लेकर आया वो? मिठाई। तो क्या बोल रहा था? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का वह स्वर उसके लिए परिचित था। तो मिठाई वाले का वह मधुर आवाज़ रोहिणी के लिए जानी पहचानी थी। परिचित क्या होती है? जानी पहचानी। झट से मतलब जल्दी से रोहिणी नीचे उतर आई। रोहिणी नीचे आई। उस वक्त उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। रोहिणी ने दादी के पास आकर क्या कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा उसको कमरे में चलकर ठहराओ, कि बाहर जो आवाज़ लगा रहा है फेरी वाला, उसको कमरे में, बाहर वाले कमरे में ठहराओ या रोको। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता जाता न हो। ठीक है, मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? वहाँ कोई आता जाता भी, मतलब कहीं कोई मिल जाए, मैं वहाँ बाहर नहीं जा सकती। ये उस समय की बात है जब औरतों को मतलब पर्दे के पीछे रखा जाता था।
ज़्यादा उनको बाहर निकलने की छूट नहीं थी। कोई आता जाता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी कि आप उससे मिठाई खरीद लेना और मैं चिक की ओट में पर्दे के पीछे बैठी रहूँगी। तब दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तब दादी उठकर कमरे में आई और बोली, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ जी, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं। मिठाई वाले ने कहा कि माँ जी कितनी तरह की मिठाई दूँ, नई तरह की मिठाइयाँ हैं ये, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। ठीक है, जायकेदार क्या होती है? स्वादिष्ट, जल्दी से नहीं घुलती। ठीक है, कि कई देर मुंह में रुकती हैं, जल्दी से घुलती नहीं है, पिघलती नहीं है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इनको। इन गुणों के अलावा ये खांसी भी दूर करती हैं। ठीक है, और क्या गुण बताए कि ये खांसी को भी ठीक करती हैं। कितनी दूँ? गोल, चपटी, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की कितनी देता हूँ? 16 मिठाइयाँ देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। दादी ने कहा कि 16 तो कम है, कम से कम 25 तो देते। तो वही बात यहाँ आ गई कि ग्राहकों की आदत होती है उनसे उलझने की। ठीक है, आगे है, मिठाई वाला, नहीं दादी, ज़्यादा नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं ज़्यादा न दे सकूँगा। कि नहीं दादी, मैं तो 1 पैसे में इतनी ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के निकट ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो रोहिणी ने कहा, नहीं दादी, ये तो बहुत सस्ती दे रहा है, आप इससे 4 पैसे की ले लो। ये कहकर रोहिणी ने दादी को पैसे दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। तो क्या कहा कि 25 नहीं तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता। दादी बोली कि हाँ, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ज़्यादा मोल भाव आता नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से छोटी सी मुस्कुराहट फूट निकली। यह कहकर दादी पोपले मुंह से हंसने लगी। पोपला मुंह क्या होता है? जिसके दांत टूट गए हों, तो बिना दांतों वाला मुंह, उसको क्या बोलते हैं? पोपला मुंह। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में पहले कभी भी आए थे या पहली बार ही आए हो? तो रोहिणी को शक था। रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी जी, इससे पूछो, क्या इससे पहले भी ये कभी शहर में आया है या अभी पहली बार आया है? रोहिणी ने कहा, तुम यहाँ के निवासी तो हो नहीं कि यहाँ तो रहते नहीं हो। दादी ने इस कथन को मतलब इस बात को दोहराने की चेष्टा ही की थी। मतलब जो बातें रोहिणी ने कही थी, उन बातों को दोबारा कहने की कोशिश ही की थी दादी ने, कि उससे पहले ही मिठाई वाले ने जवाब दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। कि मैं पहली बार नहीं आया, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पर्दे के पीछे से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मतलब पहले भी मिठाई लेकर आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? तो मिठाई वाला बड़े हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। तो मिठाई वाला खुश भी हुआ, उसको शक भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। तो ऐसे भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। रोहिणी जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही निकला। अब तो वह उससे और भी कई बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अब तो रोहिणी उससे कई बातें पूछने के लिए बेचैन हो गई। वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें भला क्या मिलता होगा? कि तुम जो ये काम करते हो फेरी वाला, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होता होगा? सो कैसे, वह भी बताओ। अब बेकार में उन बातों की क्यों चर्चा करूं? मुरली वाले ने कहा कि अब बेकार में ही पहले बीत गई बातों की क्यों चर्चा करूं, मैं क्यों बातचीत करूं उस पर।
उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को आप भूल जाओ। उन बातों को सुनकर तो आपको दुख ही होगा। अगर मैंने अपनी सारी बातें बता दी तो आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो। मैं बड़ी उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। कि इतनी बात बता दी तो आगे भी बता दो। हर्जा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हर्जा क्या होता है? नुकसान नहीं होगा। मैं और भी मिठाई खरीद लूँगी, लेकिन तुम अपने बारे में सारी बातें मुझे बता दो। अतिशय गंभीरता के साथ उस मिठाई वाले ने कहा। बहुत अधिक गंभीर होकर उस मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी। मिठाई वाले ने क्या बताया? कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित सम्मानीय व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। मेरे पास अच्छा मकान था, अच्छा काम था, व्यवसाय काम था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरी पत्नी थी तथा मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, मतलब बहुत खुशी संसार था। हंसी खुशी रहता था मैं उनके साथ, खुशी भरा। बाहर संपत्ति का वैभव था, बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, पैसे ऐश्वर्य बहुत था मेरे पास। अंदर सांसारिक सुख था। ठीक है, मतलब बाहर संपत्ति धन दौलत भी मेरे पास बहुत थी और अपने पत्नी और बच्चों के साथ मैं खुश भी बहुत रहता था। पत्नी सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के जीवंत खिलौने। ठीक है, और बच्चे सोने के खिलौनों जैसे बहुत सुंदर थे। उसकी अटखेलियों के मारे सारे घर में कोलाहल मचा रहता था और पूरे दिन वो घर में हंसते खेलते हुए शोर मचाए रखते थे। वक्त की गति, समय की लीला या वक्त की मार, विधाता की लीला और भगवान की मर्जी अब कोई नहीं है। अब उनमें से कोई भी नहीं है। अर्थात किसी कारण से इस मिठाई वाले की पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, सो अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। कि दादी प्राण निकाले नहीं निकले, कि मैं तो उनके साथ मर नहीं सकता, जानबूझकर अपने प्राण दे नहीं सकता। मैं अपने उन बच्चों की खोज में बार बार ये चीज़ें लेकर बेचने के लिए निकलता हूँ। वे अब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, कि मरने के बाद कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। कहीं ना कहीं तो मुझे वो इन बच्चों के रूप में दिखाई दे ही जाएंगे। आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे, कि कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही है। उस प्रकार रहता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं घर में घुट कर अकेला रहता तो घुट घुट कर मर जाता। इस प्रकार सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह इन बच्चों के साथ रहकर, इनके साथ कुछ वक्त बिताकर मेरे मन में शांति मिलती है और मैं सुखपूर्वक मर सकता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभार अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हों। मतलब जब मैं इन बच्चों को ये चीज़ें बेचने के लिए आता हूँ तो इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की झलक दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है कि वो ही बच्चे उछल उछल कर खेल रहे हों। मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो बहुत हैं। जो नहीं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं ये व्यवसाय पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूँ। भगवान की दया से मेरे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन जो मेरे पास नहीं है, अर्थात अपने बच्चों का, परिवार का जो मेरे पास प्यार नहीं है, वो इस तरह से मैं इन बच्चों के द्वारा प्राप्त कर लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई और उसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए। अपनी माँ रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और रोहिणी से लिपट गए और उसका
उसके कपड़े खींचकर बोल रहे थे कि अम्मा मिठाई की, हमें मिठाई चाहिए। मुझसे लो, यह कहकर शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो मिठाई वाले ने कहा कि बेटा मुझसे लो, और जल्दी से उसने कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी निकाली और चुन्नू मुन्नू को दे। रोहिणी ने अंदर से पैसे फेंक दिए, रोहिणी ने अंदर से उसे पैसे दिए उन मिठाइयों के। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा। मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा कि अब की बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब रोहिणी और उसकी दादी को सारी सच्चाई पता थी कि ये फेरी वाला यहाँ पर चीज़ें बेचने के लिए क्यों आता है। तो इसलिए उसने कहा कि अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। दादी ने कहा कि नहीं भैया, अपने पैसे तो लेकर जाओ आप। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी तरह का मादक मृदुल स्वर में। तब तक अगली गली में वही मीठा स्वर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये था आज का हमारा पाठ। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।